फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि वैद्युत आवेश किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, घर्षण के द्वारा। अन्य विधियां भी हैं उत्पन्न होने की, लेकिन घर्षण के द्वारा वैद्युत आवेश किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, उनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण किस प्रकार होता है, आवेश का क्वांटाइजेशन कैसे होता है, कोई वस्तु किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया गया। आज मैंने बताया था कि आज मैं आपको कूलाम का नियम बताऊंगा, लेकिन कूलाम का नियम बताना इसलिए अभी संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी मैं एनसीईआरटी की बुक को फॉलो किया तो पता चला कि उसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो कि हम समझते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसको समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में या हो सकता है इसी लेक्चर में के लास्ट में मैं कूलाम के नियम के बारे में आपको बताऊं। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.2। यह क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। 10⁹ इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में स्थानांतरित होते हैं? 1 सेकंड में। 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश कितने सेकंड में स्थानांतरित हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आप ये जानते हैं, यहां पर आप जानते हैं कि चूंकि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 कूलाम बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप लिख सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये आप डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये कुछ इतना ही आएगा, इतना ही आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाते हैं। अब कैसे लिखेंगे? चूंकि 10⁹ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समय बराबर 1 सेकेंड, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण समय कितना हो जाएगा? 1/10⁹, ये हो जाएगा सेकेंड। इसलिए 10⁹ इलेक्ट्रॉनों का 9 है, इलेक्ट्रॉनों का स्थान नहीं, 10⁹ नहीं है, कितना निकालना है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समय हो जाएगा 6.25 × 10⁻18
10⁹ ये क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻, ये घट जाएगा तो हो जाएगा 9। ये होगा सेकेंड। सेकेंड को मिनट में बनाने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करते हैं, 60 से भाग दे देंगे तो यह मिनट में बदल जाएगा। फिर इस पूरे में यदि आप 60 से भाग दे देंगे तो घंटा में बदल जाएगा। इस घंटे में 24 से भाग दे देंगे क्योंकि 24 घंटे में एक दिन होता है तो एक दिन में बदल जाएगा। और 365 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा वर्ष में। जब निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इट इज नियरली अबाउट इक्वल टू 198 ईयर्स या इतने वर्ष। तो इस तरीके से यह 198 वर्ष आ गया। मैंने कैलकुलेशन करने के लिए समय लिया था तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात इसके नीचे बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, जरा उस पर आप गौर करेंगे। मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है तथापि यह जानना भी अति महत्वपूर्ण है कि किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए अभी देखते हैं। इसमें लिख रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा के तांबे के घन में लगभग 2.5 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको कैसे हम निकालेंगे, उसको निकालने की विधि मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उसको निकाला जाता है। इसी एग्जाम्पल के लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1.2 के सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर भुजा के तांबे के घन में, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई कॉपर का एक घन है। कॉपर का है, यह 1 सेंटीमीटर ऐसे है और इसकी यह भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी जो है 1 सेंटीमीटर है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले इन सब चीजों को समझने के लिए एक मूल कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी होता है। पहले आइए मूल कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, फिर इसके बाद से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 सेंटीमीटर कॉपर के उसमें घन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट में मैं पहले आपको बता दूं कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार ले लीजिए, उसके अंत में ग्राम लगा दीजिए तो वह उस परमाणु का एक मोल कहलाता है। जैसे यहां कॉपर लिया गया है तो कॉपर का परमाणु भार यहां पर लिखेंगे, कॉपर का परमाणु भार, कॉपर का परमाणु भार होता है 63.54 यू लिखा जाता है, यूनिट या AMU एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके पीछे ग्राम यहां लगा देंगे तो वही 1 मोल कहलाएगा, अर्थात 63.54 ग्राम कॉपर बराबर 1 मोल कॉपर। यह कॉपर का 1 मोल हो गया। अब सबसे पहले हम जो है इसमें देखेंगे कि यह कितने ग्राम का होगा। और आप एक चीज और जानते हैं कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। यह चूंकि परमाणु भार है इसलिए हम परमाणुओं की संख्या, अगर यही अणु भार होता तो अणुओं की संख्या हम कहते। परमाणु भार रहेगा तो परमाणुओं की संख्या, अणु भार रहेगा तो अणुओं की संख्या। आइए हम देखते हैं कि हम एक चीज और जानते हैं कि 1 मोल बराबर, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। अगर यहाँ पर अणु भार लेते तो हम यहाँ अणु भी लिख सकते थे। अब
हम सबसे पहले इसका द्रव्यमान निकालें, इसका द्रव्यमान निकालेंगे, इसका द्रव्यमान कितना होगा। यहां पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूं, भुजा वाले कॉपर के घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अतः कॉपर के घन का द्रव्यमान, कॉपर के घन का द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। अब आपको कॉपर का घन तो किताब में दिया नहीं है, अभी या तो टीचर बताए या तो कहीं किसी किताब से आप इसको खोजें कि इसका घनत्व कितना होता है, क्योंकि बिना द्रव्यमान इसके निकाल पाना जल्दी संभव नहीं। तो यहाँ पर घनत्व कितना होता है कहीं पे ढूंढिए तो आपको मिलेगा कि इसका घनत्व होता है 8.96, इसका घनत्व होता है 8.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और आयतन कितना है, आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 8.96 ग्राम। अब हमारा काम आसान हो गया। ये इतने ग्राम, अभी आप देख रहे हैं कि इतने ग्राम है, इतना ग्राम 1 मोल के बराबर होता है और 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं, अर्थात 63.54 ग्राम में 6.023 इंटू इतने परमाणु है, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो इतने ग्राम में कैसे निकलेंगे, बहुत आसान है, ऐकिक नियम से हम इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहां तक आप समझ चुके हैं, तो फिर हम इसके ऊपर चलते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे चूंकि 63.54 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। इसलिए 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अपान 63.5। इसलिए कितने ग्राम में 8.96 ग्राम कॉपर में परमाणुओं की संख्या बराबर 8.96 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपान 63.54। ये इतने परमाणु होंगे, इतने जो होगी परमाणुओं की संख्या होगी। इसको आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे, जितना अभी आए आप कैलकुलेट करेंगे और यहां पर लिखेंगे। अब क्या होता है, पूछ रहा है कि वो जो कॉपर का घन था 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता है या आप जानते हैं कि कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, 29।
कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। इसका अर्थ क्या है कि कॉपर के परमाणु के नाभिक में 29 प्रोटॉन है और किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो परमाणुओं की संख्या हो गई, ये पूरी की पूरी परमाणुओं की संख्या हो गई। आप लिखेंगे चूंकि एक कॉपर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 29। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 29 है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसलिए कितने में, ये पूरे इतने में निकालेंगे, कितना करेंगे 8.96 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.54। इसमें परमाणुओं की संख्या जब आप निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा 8.96 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.54 इंटू 29। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका आंसर जो है 2.46 इंटू 10⁻24, 2.46 into 10⁻24. This is near about equal to 2.5 into 10⁻24. क्या हो जाएगा? इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अर्थात ये 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर के घन में 2.5 into 10। और यही किताब में एक लाइन में सीधा लिख दिया, एक ही लाइन में लिखा है, और जिसको सॉल्व करने के लिए आपको इतने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा। तो हमें लगा कि ये बच्चों की समझ से बाहर होगा, या कुछ बच्चे समझते भी होंगे, कोई बात नहीं, समझते हैं तो अच्छी चीज है, नहीं समझते हैं तो इसको देख करके इस तरह से कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकाला जाता है। फिर अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं उसको भी सॉल्व करने जा रहा हूं। इसके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की पूरी किताब ही गागर में सागर है। एक उसको डाइल्यूट करके पढ़ाना टीचर का काम है, वही कार्य मैं कर रहा हूं। आशा है कि आप पसंद करेंगे। अगला एग्जाम्पल है उदाहरण 1.3। ये है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होंगे। किताब में यह मान लिया है कि एक कप जल बराबर 250 ग्राम। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है, कप में तो 250 ग्राम से कम ही आएगा। एक गिलास कहना चाहिए, एक गिलास में हो सकता है कि आ जाए 250 ग्राम, लेकिन मान लिया है किताब वाले ने, तो हम भी यही मान के चलेंगे। आप 100 ग्राम भी मान करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कप में जो होता है 100 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में ही जल आता होगा, तो ये इतने ग्राम में है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। धन आवेश का मतलब कि कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। H2O में 1 ग्राम, 1 कप जल में कितने प्रोटॉन तथा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इनडायरेक्ट रूप में यह क्वेश्चन पूछना चाहता है। आइए पहले हम सबसे पहले H2O या जल के एक मॉलिक्यूल में, जल के एक अणु में हम प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गिनती करें। आइए देखते हैं। यहाँ पर H2O आप जानते हैं
कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है 8 होता है। तो सॉरी, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक वेट अंग्रेजी और हिंदी का थोड़ा चक्कर है। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होते हैं और ऑक्सीजन में जो है 8 प्रोटॉन होते हैं। तो कुल मिलाकर के जब जोड़ा जाएगा तो यहां पर 1 में 2 से हाइड्रोजन का 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 और 8 कितना है, तो ये हो जाएगा 10। 10 क्या होंगे? 10 प्रोटॉन होंगे। H2O में 10 प्रोटॉन होंगे तथा 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तथा क्योंकि H2O उदासीन होता है, जितने मात्रा में प्रोटॉन होते हैं उतने ही मात्रा में जो है, तो एक अणु H2O में, एक अणु H2O में आपने कैलकुलेट कर लिया कि 10 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आइए हम कैलकुलेट करने चलते हैं कि 250 ग्राम में कितने वो होंगे। H2O का पहले परमाणु भार याद करते हैं, अणु भार, सॉरी, H2O का अणु भार बराबर यहां पर 1 गुणे 2, यहां इसका अणु भार 1 और इसका 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का अणु भार 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो 18 ग्राम H2O बराबर 1 मोल H2, या इसी को 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 1 मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में जैसा कि मैंने बताया है कि 1 मोल में अणुओं की संख्या इतनी होती है, तो 18 ग्राम H2O में इतने अणु होंगे, तो 1 ग्राम H2O में कितने अणु होंगे? 1 ग्राम में जो हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 अणु, इतने अणु होंगे। आपको पूछ कितने में रहा है? 250 ग्राम H2O में, तो यहां पर 250 ग्राम H2O बराबर, यहां पर आप करेंगे 250 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18, ये इतने जो होगा ये अणु होंगे। ये 250 ग्राम बराबर इतने अणु, क्या? H2O के इतने अणु होंगे। और आप जानते हैं कि एक अणु में कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है। तो इसी में 10 से मल्टीप्लाई यदि हम कर देंगे, 10 से गुणा यदि हम कर देंगे, तो हमको प्रोटॉनों की संख्या मिल जाएगी और वही संख्या इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होगी। तो यहां पर नीचे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। अतः 250 ग्राम जल में प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां पर कैलकुलेट जब करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो
आपने देखा कि यहां पर इसको गुणा करने के बाद 8.36 इंटू 10⁻25 आया, यानी इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। संभवतः क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने धन तथा कितने ऋण आवेश होते हैं। आपका आंसर मिल गया कि इतने ही धन तथा इतने ही ऋण आवेश होंगे। अब इन आवेशों का परिमाण कितना होगा, परिमाण ज्ञात करने के लिए इसी में 1.6 इंटू 10⁻19 से गुणा कर देंगे। तो यहां तक आपका आंसर करेक्ट है। और इसके बाद यदि आवेश की मात्रा जाननी है कि कितने आवेश होंगे, तो उसके लिए कुल धन आवेश बराबर कुल ऋण आवेश, और ये हो जाएगा 8.36 इंटू 10⁻25 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा कूलाम। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलाम। अगले टॉपिक में मैं आपको कूलाम का नियम